तो ये रहा गंगा घाट और अब हम लोग चलेंगे। राजीव भाई यहाँ पे हैं और राजीव भाई के साथ अब हम लोग चलेंगे मंदिर पर, चलेंगे जहाँ पर वो पढ़ाई किया करते थे। ये हमारे पीछे राजीव भाई आ रहे हैं और अब हम लोग चलते हैं मंदिर पर जहाँ वो पढ़ाई किया करते थे। आइए देखते हैं। ये सीढ़ी है, छोटा सा पथरीला सीढ़ी, और ये रहा मंदिर। ये पीपल का पेड़ जिसकी बात वो राजीव भाई कर रहे थे, बड़ा घना सा पेड़ है, बहुत अच्छा है। और ये रहा वो मंदिर, पीपल के पेड़ पर लाल कपड़ा बंधा हुआ है, एक रंगा जिसको कहते हैं बिहार में हम लोग। और इधर से अब ये इधर मंदिर की तरफ हम लोग चल रहे हैं। यहीं पर राजीव भाई पढ़ा करते होंगे। तो ये है वो मंदिर। देखिए राजीव भाई बैठे हुए हैं आराम से। और कुछ कहिए राजीव भाई। यही जगह है जहाँ मैं ऐसे बैठ करके कभी अगर आंख लगे तो सो जाना, फिर या फिर ऐसे लेट जाना, फिर बुक लेके पढ़ते रहना। और बिल्कुल शांत माहौल है, आप देख सकते हैं, आप देखे होंगे वीडियो में। यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगता है और भगवान का मंदिर है तो एक शांति मिलती है अजीब सी। ऊपर से पीपल का घना पेड़ है तो छाँव भी रहता है, ठंडी हवा भी चलती रहती है। ठंड के मौसम में काफ़ी अच्छा जगह मालूम पड़ता है, तो काफ़ी अच्छा जगह है और सुकून मिलता है, शांति मिलती है। तो पढ़ाई मन में लगता है यहाँ पर। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये रहा पीपल का पेड़ और पीछे में जो गंगा घाट था, गंडक घाट, वो घाट है इधर। यहाँ से शायद नहीं दिख रहा है। तो हम लोग घाट पर से मंदिर पर आ गए और राजीव भाई को आपने देखा, यहीं पर बैठ कर के इसी चबूतरे पर वो पढ़ाई किया करते थे और बड़ा अच्छा रैंक लाए हैं। पहली बार में लेवल 9 का पोस्ट मिलना मामूली बात नहीं होती है। और इतना सुंदर माहौल है तो मुझे भी अब आश्चर्य नहीं होता है कि भगवान की कृपा है, इतना सुंदर माहौल है। तो आप लोगों के गांव में भी होगा बॉस, आप लोग भी जो है ना कोई ऐसा ही स्थान एकदम शांत देखिए और बस डूब जाइए किताब में, और ज़रूर सबका निकलेगा, भगवान की कृपा रहेगी, यही उम्मीद है। तो चलिए चलते हैं राजीव भाई के साथ फिर से गंगा घाट पर और बातचीत करते हैं उनसे। आपके जितने भी सवाल हैं उन सब के जवाब लेते हैं। नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं चंद्रवर्धन और पीसीएस एडुकेयर में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज देख रहे होंगे बहुत अच्छा माहौल है। पीछे ये सोनपुर जाने वाली पुल है और पीछे गंडक नदी है। और ये सब माहौल में आज हम बात करने वाले हैं राजीव भाई से। राजीव कुमार जो कि 141 रैंक लाए थे बीपीएससी 65th में और सब इलेक्शन ऑफिसर का पोस्ट उन्होंने हासिल किया है, बहुत बड़ी सफलता है। और ये जो गंगा घाट आप देख रहे हैं ना, यहीं पर वो तैयारी किया करते थे। आपको मैं मंदिर भी दिखाऊंगा जहाँ पर बैठ करके वो अकेले में पढ़ा करते थे। और ये शांत वातावरण है पूरा, यहीं पर बैठ करके अकेले में वो तैयारी किया करते थे। ये सब राजीव भाई आपको खुद बताएंगे क्योंकि आज हम आपको उनके पढ़ने की जगह पर लेकर के आए। इससे पहले भी आपने उनका इंटरव्यू देखा है, बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है उन्होंने आप लोगों को, किताबों की लिस्ट बताई है, सब कुछ बताया कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना। लेकिन अब वो सारे जो अस्त्र शस्त्र उन्होंने आपको दिए हैं उसको इस्तेमाल करने का समय आ गया है। और ऐसे समय में हर एक अर्जुन को एक कृष्ण की जरूरत होती है जो उसकी शक्ति का एहसास दिलाता है और उसको कर्म क्षेत्र में, रणभूमि में डटने के लिए तैयार करता है। तो आइए स्वागत करते हैं राजीव भाई का। राजीव भाई हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई राजीव भाई। आपको ये बहुत बधाई और आपके सारे दर्शकों को बहुत बहुत बधाई। आपका 9 वर्ष अच्छे से बीते और आशा करते हैं कि इस वर्ष आप भी अधिकारी बनकर हमारे सामने आए। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव भाई। आपने सब कुछ बताया है, किस प्रकार से पढ़ना है, कैसे बुक लिस्ट वगैरह जितना भी है सब कुछ आप पहले बता चुके हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि जैसे द्रोणाचार्य तो थे अर्जुन के पास, उन्होंने अस्त्र शस्त्र शास्त्र सबकी शिक्षा दी उनको। लेकिन जब अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य जो रणभूमि था, महाभारत के युद्ध में जब वो लड़ने गए थे, तो उनको अपनी शक्ति का एहसास दिलाने के लिए और कर्म की शिक्षा देने के लिए एक
कृष्ण की ज़रूरत थी। तो वैसे ही आज आप हमारे कृष्ण बन जाइए और हमारे छात्रों को, हमारे जो देखने वाले हैं उन सब को बताइए कि अब अंतिम समय में क्या करना है, जो जीवन का सबसे बड़ा लड़ाई है। पहले तो बहुत बहुत थैंक यू कि आपने मुझे फिर से यहाँ मौका दिया आपके दर्शकों से जुड़ने का। और पहली बात है कि मैं कोई कृष्ण नहीं, आप कोई अर्जुन नहीं, ये सभी भगवान का स्वरूप हैं और वहाँ तक हम बनने का प्रयास भी नहीं कर सकते हैं। बात रही कि एक मार्गदर्शक का, तो हर किसी के जीवन में जो कोई अच्छा करते हैं उनके लिए एक अच्छा गाइड होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था और आपके जो सर हैं, टीचर हैं, आपको पहले बताते रहे हैं। यहाँ खासकर जो प्रश्न है कि तैयारी हो चुकी है और अंतिम समय क्या किया जाए, तो मैं पहले बता चुका हूँ कि हर इंसान में कुछ ना कुछ करने की क्षमता होती है, बस उसको एक अच्छा रास्ता दिखाने वाला, एक अच्छा गाइड करना मिलना चाहिए। तो सबसे पहले ये कि जो भी आप अब तक पढ़ चुके हैं उसको बस धार देना है, मतलब उसी को बार बार रिवाइज करना है, उसको प्रैक्टिस करना है। कोई प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हो या फिर किसी क्वेश्चन बैंक के माध्यम से हो, किसी प्रकार से आप उसको पढ़िए, बार बार उसको प्रैक्टिस कीजिए। जितना आप उसको ब्रश करेंगे उतना ही आपके लिए बेस्ट होगा और अंतिम समय कारगर सिद्ध होगा। उसके अलावे आप जो टॉपिक निचोड़ के बाहर निकाले हुए हैं, मतलब जो कुछ सिलेक्टेड टॉपिक है उसको बार बार पढ़ते रहें ताकि अंतिम समय में वो आपके लिए रामबाण साबित हो सके। बस यही कुछ चीज़ें हैं जिसको आप बार बार करेंगे तो अंतिम समय एग्जाम हॉल में आपके लिए काफ़ी प्लस पॉइंट लेकर के आगे आएगा। अच्छा राजीव भाई, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो कि पहले छोड़ चुके थे तैयारी का, मतलब एकदम छोड़ चुके थे कि भाई अब जनवरी में एग्ज़ाम है, अभी तक कुछ पढ़े नहीं है तो अब छोड़ ही देते हैं। और बहुत सारे लोग दरोगा का एग्ज़ाम देने में लगे हुए थे, एसआई का एग्ज़ाम देने में लगे हुए थे। लेकिन अब जैसे ही एग्ज़ाम का डेट बढ़ा है तो उनके मन में भी एक चाहत जग गई है कि भाई अब हम भी जो है ना 2-3 महीने का टाइम मिल गया है तो थोड़ा फोकस कर दे, पूरा जोर लगा दे, ताकि एसआई का तो एग्ज़ाम दिए ही है, ये भी जो है कम से कम पीटी निकल जाए। तो वैसे लोगों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे जो कि एकदम शुरुआत से तैयारी कर रहे हैं? जी बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत से लोग हैं जिनके मन में एक जुनून आ गया है एग्ज़ाम डेट बढ़ने से, तो इसके लिए बहुत पहले वीडियो भी आ भी चुका है कि अंतिम 60 दिन में क्या करें, अंतिम 100 दिन में क्या करें। उसको आप देख सकते हैं, उस वीडियो को अच्छे से बताया गया है कि अंत में क्या करें। दूसरी बात यह कि जो शुरुआत से तैयारी करना चाहते हैं, जो फर्स्ट टाइम फॉर्म फिलअप किए हैं, अंतिम एज की अवस्था में हैं, उनको क्या करना चाहिए। तो आप सबसे पहले तो उस चीज़ को फॉलो करें, पीछे वीडियो मिल जाएंगे आपको सेक्शन में। साथ ही जो संक्षिप्त बुक्स हैं, सार संग्रह के नाम से आती है और सर के नोट्स है जिसको देखा भी है मैंने, उसको आप पढ़े क्योंकि वो काफ़ी शॉर्ट में काफ़ी अच्छा से बनाया गया नोट्स है। और उसके अलावा लुसेंट बुक है, उसके अलावा सार संग्रह बुक है, करंट की बुक है या फिर साइंस की बुक है, जो सिलेबस में दिया गया उसको पढ़ते रहें। मैं तो कहूँगा कि आपके नोट्स पढ़ने से ही काफ़ी काम आसान हो जाएंगे और एक करंट अफेयर भी सर तैयार कर रहे हैं, उसको भी देखेंगे तो बहुत कुछ चीज़ें आसान हो जाएगी। आप कहीं से तैयारी कर सकते हैं, ऐसा कोई ये नहीं है कि आप इस जगह से शुरू करें या इस एज में शुरू करें। आप जहाँ से चाहे वहाँ से तैयारी शुरू कर सकते हैं, बशर्ते आपके मन में जुनून होना चाहिए, हौसला होना चाहिए कि हमें कर गुजरना है, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे हासिल करना है। ऐसा मन में जिस दिन आ गया, आप बड़े आसानी से उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। अच्छा राजीव भाई, एक और सवाल है आपके लिए। बहुत सारे लोग हैं जो कि जनवरी के हिसाब से अपना तैयारी पूरा कर चुके थे और अब जो है डेट चूँकि बढ़ गया है, तो क्या उन लोगों को मेंस पर भी थोड़ा बहुत फोकस करना चाहिए या फिर केवल अभी भी जो है केवल पीटी पर ही फोकस करना चाहिए और बार बार रिवीजन करना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, क्योंकि टाइम ऐसी आशा है कि अप्रैल में एग्ज़ाम लिया जाएगा, जहाँ तक अभी का न्यूज़ निकल के सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में आप कुछ क्वेश्चन, कुछ सेक्शन है मेंस का, उसको आप देख सकते हैं। जैसे हिस्ट्री का सेक्शन है वो चेंज नहीं होता है, उसमें कुछ टॉपिक है उसी से क्वेश्चन आते हैं, उसको आप तैयारी कर सकते हैं। उसके अलावा डीआई का सेक्शन है, वहाँ भी आप तैयारी कर सकते हैं। कुछ टॉपिक जैसे कि एवरेज है, प्रॉफिट लॉस है, परसेंटेज है या फिर लाभ हानि का जो टॉपिक है उसको आप देख सकते हैं। इससे आपका जो बेसिक चीज़ है वो कवर हो जाएगा। साथ ही आप पॉलिटी का सेक्शन को देख सकते हैं, जो ज्योग्राफी का सेक्शन उसको देख सकते हैं, करंट को छोड़ करके, क्योंकि ये सब ऐसे सेक्शन हैं जो कि इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसलिए वैसे सेक्शन जो कि एग्जाम में फिक्स्ड है उसको आप देखें, लेकिन ज़्यादा ध्यान अभी प्री पे ही रखें। आप डेली एक टॉपिक लिख सकते हैं, अगर ज़्यादा टाइम है 8 घंटे 10 घंटे निकाल पाते हैं तो 2 टॉपिक आप लिख सकते हैं, बाकी टाइम प्री के लिए रखें तो बेस्ट रहेगा। अच्छा राजीव भाई, एक बात और बताइए आप, वैसे तो आपका ज़्यादा समय इस बार नहीं लेंगे हम,
यहाँ पर एक मंदिर हम देख रहे हैं, यहीं पर आप पिछली बार बताए थे कि तैयारी किए थे, तो हम उन दर्शकों को वहाँ पर भी ले करके चलेंगे। तो यहाँ पर पढ़ाई का माहौल किस प्रकार का होता था और ये गंगा घाट वगैरह से आपको कितना मोटिवेशन मिलता था? मतलब ये माहौल जो है ना बड़ा बेहतरीन हमको लगता है, और यहाँ पर आने के बाद ना लगता है कि किताब में बस डूब जाए। तो इसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए। बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे कि सर ने बताया कि मंदिर भी है, भगवान शिव का मंदिर है और गंडक नदी बहती है। तो जब भी मेरा मन अशांत होता था तो मैं इस नदी के किनारे आके बैठता था, ताकि एक शीतल हवा आती है, ठंडी जल की धारा है, उसको देख कर मन को बहुत शांति पहुँचती थी। उसके अलावा मंदिर पर अकेला बैठना, क्योंकि यहाँ पर भीड़ से, कौतूहल से दूर आप शांत वातावरण में यहाँ मिल जाता है मेरे लिए, तो काफ़ी अच्छा माहौल है पढ़ने के लिए। कोई डिस्टर्ब नहीं करता है, आप जब तक चाहे तब तक पढ़ सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और नदी की धारा देख करके ऐसा लगता है मानो सारी समस्या का हल मिल गया हो, तो इससे काफ़ी बल मिलता है। उसके अलावा आप उस पार कुछ रेत देख रहे होंगे, कुछ खेती होती है, तो मजदूर को देखता हूँ कि ठंडे पानी में या फिर बड़े कठिन परिश्रम करते हैं वो, एक टोकरी में सामान को ढो के लाना, ले जाना, साथ ही बड़े मेहनत से खेती करने से देखता हूँ तो मन में आता है कि अगर मैं ये अगर नहीं कर पाऊंगा तो मुझे यही करना पड़ेगा। हालांकि कोई काम बुरा नहीं होता है, जैसी जिनकी क्षमता होती है ऐसा काम करते हैं, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जब पढ़ लिख कर इतना पढ़ लिया तो अगर ये काम नहीं करूँगा, मैं क्वालिफाई नहीं करूँगा तो मुझे ही करना पड़ेगा। तो मन में एक ऊर्जा मिलती थी कि नहीं, मुझे करना है, मुझे करना है। कई बार ऐसा देखने को मिलता था कि सामने पुल दिख रहा होगा, वहाँ लंबी जाम लग जाती है और जाम के कारण यात्री कहीं परेशान हो जाते हैं। तो उस सबसे उनकी परेशानी को देखना, जो मजदूर खेत में काम करते उनको देखना, नदी की धारा को देखना, ठंडी हवा बहती उनको देखना, साथ ही पीपल का बहुत विशाल पेड़ है जिसके नीचे बैठना, उनकी पक्षियों की जो आवाज़ें हैं उनको सुनना, ये सब सुन करके कभी कभी मन में शांति मिलती है और उनको समस्या को देख करके लगता है कि मुझे करना चाहिए। तो इससे बहुत बड़ा मिलता है मोटिवेशन कि आप करें। तो सर दिखाएंगे मैं आपको मंदिर, ताकि आपको भी कुछ ऊर्जा मिल सकेगी। अच्छा, अब लास्ट में भाई कुछ भी हम इन लोगों को बता देना, सवाल सबके मन में बस इतना ही रहता है कि कहीं से कोई टॉपर आकर के एक बुक लिस्ट हमको बता दे। तो बस संक्षेप में थोड़ा सा बुक लिस्ट आप बता दीजिए। पहले बता चुके हैं लेकिन फिर से एक बार बुक लिस्ट बता दीजिए, और एक लास्ट आप बता दीजिए कि करंट अफेयर्स के लिए क्या करना है फाइनली। जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अक्सर लोगों के मन प्रश्न आता है, मुझसे बहुत पूछते हैं कि क्या पढ़े क्या ना पढ़े। वो सब जानते हैं कि मुझे क्या पढ़ना है, लेकिन एक प्रश्न आता है कि कोई टॉपर बताएगा, उसकी बात सुनते हैं। इसलिए मेरे मन में भी ऐसा होता था कि मैं किसी से सुनूं, तो यूट्यूब में देखा करता था। तो इसके पहले मैं बता चुका हूं कि कौन कौन से बुक पढ़ना चाहिए, और आज फिर उसको रिपीट कर रहा हूं। जैसे आप प्री की तैयारी कर रहे हैं, मैं केवल प्री की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान रखेंगे। प्री की तैयारी कर रहे हैं तो आप सारे जो सब्जेक्ट है उनके सार संग्रह एनसीईआरटी आधारित बुक जो है उसको ले सकते हैं। इसमें इतिहास की है, भूगोल की है, पॉलिटी की है, साइंस की है। इसके अलावा आप लुसेंट बुक रख सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। साथ ही करंट अफेयर्स की बात करें तो स्पीडी देख सकते हैं। दृष्टि जो बुक है, विजन बुक है, वो मेंस के लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। प्री के लिए उतना हेल्पफुल नहीं रहेगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उसमें आपको कंटेंट है जो कि प्री के लिए एक तरह से बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो उसको ना देखे अच्छा रहेगा। हाँ, मेंस के लिए काफ़ी हेल्पफुल, जो इंग्लिश के लिए उनके लिए विजन की आपको करंट, और जो हिंदी के लिए दृष्टि की आप देख सकते हैं। इसके अलावा क्रॉनिकल की मैगजीन में आप देख सकते हैं मेंस के लिए। तो प्री के लिए सार संग्रह और लुसेंट की बुक काफ़ी है। मेंस की बात रही तो मैं पहले बता चुका हूँ, मेंस में सेक्शन 1 हिस्ट्री की बात करते हैं तो वहाँ पे स्पेक्ट्रम की बुक आती है राजीव अहिर की। उसके अलावा विपिन चंद्रा की बुक आती है, ये देख सकते हैं। और करंट अफेयर्स के लिए बताया मैं, दृष्टि का हिंदी वालों के लिए और विजन इंग्लिश वालों के लिए। डीआई के लिए एलके झा की नोट आती है, पटना मिल जाएगी आपको। उसके अलावा अरिहंत की DI + DS बुक आती है, उसको देख सकते हैं। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, जो लोग पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। मैं परीक्षा वाणी का पढ़ा था तो मैं भी यही बताऊँगा परीक्षा वाणी का। ज्योग्राफी इकोनॉमी का सेक्शन है। ज्योग्राफी के लिए आप 9th 10th की बिहार बोर्ड या NCERT बुक प्लस महेश वर्णवाल की कोई एक बुक ले सकते हैं भारत के भूगोल का। इकोनॉमी के लिए भी 9th 10th की भूगोल अर्थव्यवस्था का, उसके अलावा भारत का बजट हो, सर्वे हो, सरकार की स्कीम हो, उसी प्रकार बिहार का बजट, सर्वे प्लस स्कीम, इसको देख लें।
साइंस टेक के लिए राजीव वहीर का स्पेक्ट्रम की बुक आती है, उसके अलावा और ही मार्केट में नोट्स हैं अवेलेबल साइंस टेक का, उसको आप देख सकते हैं। तो ये सभी GS 1 और GS 2 की बुक रही। और ऑप्शनल क्या, जो आपकी ऑप्शनल है उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कर सकते हैं। मेरा भूगोल ऑप्शनल था, तो मैंने ये जो भौतिक भूगोल है उसके लिए सविंदर सिंह की बुक ली थी, भारत के भूगोल के लिए महेश बनवाल की बुक ली थी, और उसके अलावा 9th 10th 11th 12th का NCERT बुक है उसको भी देखा था। तो ये सारे मेरे ऑप्शनल की बात रही। बाकी का जो ऑप्शनल जिनका है वैसे आप जो टीचर आपको मिलते हैं या फिर गाइड मिलते हैं उनसे आप देख सकते हैं। इस बार क्या हुआ, बिहार SI का जो एग्ज़ाम था ना, उसमें सब लोग जो है लूसेंट पढ़ करके और बाकी छोटा मोटा जो किताब होता है क्राउन वगैरह है वो पढ़ करके गए थे, और बहुत सारा पटना का इंस्टीट्यूट सब टेस्ट सीरीज़ दे रहा था और बहुत कुछ दे रहा था। लेकिन एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा, तो क्वेश्चन मुझे देख करके लगा कि कुछ 10-15 क्वेश्चन जो थे वो थे थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस, जैसे इडली कैसे बनता है ये सब थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस था। थोड़ा साइकोलॉजी का क्वेश्चन था, वो थोड़ा सा अलग से पूछ दिया था। बाकी हमको लगा कि ओवरऑल 75-80 क्वेश्चन जो है वो बनाने लायक थे। लेकिन हवा एक उठ गया कि भाई कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, कुछ पता ही नहीं है। तो उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे, ये BPSC में भी इस तरह का कुछ होने वाला है क्या, कि आउट ऑफ द सिलेबस कोई क्वेश्चन पूछ दे, या फिर करंट अफेयर्स ऐसा पूछ दे कि एडुटेरिया जैसा और बहुत बड़ा बड़ा जो था SPD से तो क्वेश्चन ही नहीं आया। तो इस तरह का BPSC में भी हो सकता है क्या CDPO में? देखिए, ये जो प्रश्न का ये ऐसा पूछना आयोग की गलती है। सिलेबस में दिया हुआ नहीं था कि अलग अलग जो पूछे गए क्वेश्चन इडली कैसे बनता आदि, ये सब आयोग की गलती है। और दूसरी बात, BPSC की रही तो अब तक ऐसा नहीं हुआ है इतिहास में कि सिलेबस से बाहर क्वेश्चन पूछे जाएं, लेकिन आता है तो इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। मैंने सॉल्यूशन का बताया प्रैक्टिस के लिए, आप जब को सब कुछ पढ़ चुके हैं तो उसको रखें प्रैक्टिस करने के लिए। लेकिन उसके अलावा सार संग्रह जो बुक है हर विषय की आती है, उसको आप देखिए, हर चीज़ आपको विस्तार से आपको मिल जाएगा। आप जरा सोचिए कि कब से एग्जाम हो रहे कंपटीशन के, और एक ही चीज़ पूछिए गांधी का जन्म कहाँ हुआ था, तो क्या अच्छे से एग्जाम हो पाएगा? नहीं ना। इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा डीपली आते ही हैं, और जैसे ही छात्रों की संख्या बढ़ेगी, सीटें कम होंगी, तो आपको जो कंपटीशन का लेवल बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसलिए क्वेश्चन आपके थोड़ा सा अंदर से आएंगे ही आएंगे, ये कोई नई बात नहीं है। BPSC में भी ऐसा होता रहा है, बस ये होना चाहिए सिलेबस के अंदर से है। इसके लिए आपको कोई NCERT बेस्ड बुक पढ़िए, अगर NCERT नहीं पढ़ सकते हैं तो, या फिर जो ऑथेंटिक बुक है अलग राइटर्स की उसको देखें। इससे आपको काफ़ी अंदर तक जाने में सहायता मिलेगी, जो आपके एग्जाम में सहायक हो सकेगा। दूसरी बात है कि SI का बात करें तो क्वेश्चन टफ है तो सबके लिए टफ है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके लिए टफ है। तो जब ऐसा स्थिति है तो कटअप भी कम रहेगा। मुझे याद है कि 65 का जब मैं प्री देकर आया था तो मेरा मार्क्स 101 के आसपास आ रहा था। जब आंसर की आया तो मेरा मार्क्स 98 हो गया। तो ये डर था कि रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा, और ऐसी संभावना थी कि कुछ क्वेश्चन डिलीट किए जाएंगे। तो मैं बड़ा दुखी हो गया था कि अरे ऐसा होगा तो मेरा तो रिजल्ट नहीं हो पाएगा। तो मेरे भैया ने बताया, एक बगल के हैं, बैंक के PO हैं, बताया कि अगर क्वेश्चन डिलीट होगा तो डिलीट सबके लिए होगा, सिर्फ आपके लिए नहीं होगा। इसलिए इस बात से ना डरे कि लेवल टफ था, क्वेश्चन अलग से था, अगर है तो सबके लिए है, सिर्फ आपके लिए नहीं है। इसलिए अगर ऐसा है तो कट ऑफ कम जाएगा, तो अपनी तैयारी को धार देते रहें। किसी बार क्वेश्चन टफ आ जाए या आउट ऑफ सिलेबस आ जाए, इससे नहीं डरना है, क्योंकि वो सबके लिए होगा। इसलिए इस बात को छोड़ करके आगे बढ़े, तैयारी करते रहे तो सफलता जरूर मिलेगी, इसलिए निश्चिंत रहें। अब ये फाइनली अंतिम क्वेश्चन है। राजीव भाई सोच रहे होंगे कि अंतिम बोलते बोलते कितना क्वेश्चन पूछ लिया लेकिन अब राजीव भाई, आप हमारे साथ जुड़े हुए आपको लगभग 3-4 महीना हो चुका है, और अब 3-4 महीना से आप हमारे नोट्स को, हमारे वीडियोज़ को क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं। हमारे चैनल पर आपके वीडियोज़ भी अवेलेबल है। तो अब आपको कैसा लगता है, क्योंकि शुरुआत में मैंने आपसे बिल्कुल नहीं पूछा अपने नोट्स के बारे में, अपने वीडियोज़ के बारे में, क्योंकि मैं खुद भी तैयारी करता हूँ और जो नोट्स मैं दूसरों को देता हूँ वही खुद भी पढ़ता हूँ। तो अब आपको ये सब ऑब्जर्व करके कैसा लगता है कि हमारा प्रयास कैसा चल रहा है और छात्रों के हित में वो किस प्रकार से यूजफुल होगा? जैसा जब फर्स्ट टाइम देखा इनका यूट्यूब पे चैनल, तो काफ़ी मैं आश्चर्यचकित हुआ कि एक बंदा बिना किसी लाभ के, बिना किसी लोभ के इतने लंबे समय से लोग की सहायता कर रहा है। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं जो कि बिना किसी स्वार्थ के बहुत लोग की सेवा कर रहा हो। फ्री में वीडियो देना, नोट्स देना, हालांकि समस्या होती है हर किसी के लाइफ में, तो उसके लिए हो सकता है कुछ चार्ज करते होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि अक्सर हर चीज़ फ्री में देते हैं।
फिर भी उसके लिए अगर 50-100 चार्ज लेते भी हैं 500 तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपके महंगे जो कोचिंग संस्थान हैं वहाँ के नोट्स मिलते हैं उससे तो काफ़ी सस्ते हैं। तो काफ़ी अच्छा प्रयास है और मैं इनको बहुत थैंक यू बोलता हूँ, क्योंकि ये ऐसे माहौल से है, छोटे शहर से, और काफ़ी दूर तक फैले हैं अपने प्रयास से, अपने नोट्स के माध्यम से, अपने वीडियोस के माध्यम से। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे देख करके। जहाँ तक नोट्स की बात है तो मैंने नोट्स देखा है, फेसबुक पे भी डाला है इन्होंने, और साथ ही कई सारे नोट्स मैंने खुद ही देखा है जा करके इनके वीडियो में। तो काफ़ी अच्छा लगा, अच्छे क्वालिटी का नोट्स है और हर कंटेंट अच्छे मात्रा में दिए गए हैं। तो आपके लिए भी लाभप्रद सिद्ध होगा और जो बाकी लोग देख रहे हैं उनके लिए तो होगा ही। बस ये कहना चाहूँगा। तो ये आप सुन रहे थे राजीव भाई को। एक बार फिर से उनको नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई। अब तो आपका ट्रेनिंग वगैरह शुरू होगा और अब आपकी ज्वाइनिंग भी होने वाली है। मेरे हिसाब से एक दो महीने में आप ज्वाइन कर लेंगे। तो ज्वाइनिंग के बाद फिर से हम राजीव भाई के पास आएंगे और ज्वाइनिंग का अनुभव पूछेंगे, इनका ट्रेनिंग का अनुभव पूछेंगे और भी इनसे बराबर बातचीत होती रहेगी। और हमारा जो खास करके जो पेड चैनल है, टेलीग्राम चैनल, उस पर राजीव भाई आप जुड़े थे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे दोस्तों से जुड़े थे जो वहाँ पर है, तैयारी कर रहे हैं मेरे नोट्स के जरिए, तो वहाँ पर जुड़े थे, सबको मोटिवेट किया था। और फिर से राजीव भाई से कहेंगे कि एक आध बार और अगर संभव हो तो जुड़े हमसे और लोगों को मोटिवेट करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी बहुत बहुत थैंक यू मुझे यहाँ पर मौका देने के लिए, और आप सब लोग को भी नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और आशा करता हूँ इसी बात को कि आप इस वर्ष एक नए अधिकारी बन करके सामने आए। मैं भी आप सब लोगों से मिलना चाहता हूँ एक अधिकारी ग्रुप में। थैंक यू। चलिए, उम्मीद है आपको बहुत पसंद आया होगा ये वीडियो और बहुत मोटिवेशन मिला होगा आपको। सारी जानकारी जो आपको, आपके मन में जो भी सवाल रहते हैं वो सब आपके दूर हो गए होंगे, सारी समस्याएं आपकी दूर हुई होंगी। और वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया लेकिन ये समय आपको बर्बाद जैसा नहीं लगेगा, बहुत अच्छा लगा होगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को करते हैं समाप्त। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।